वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले वाली वीडियो में पिछले वाले सेशन में मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शन एंड करिकुलम कराया था वो पूरा मैंने करा दिया आपको। आज है हमारा करिकुलम इवैल्यूएशन। क्या है करिकुलम इवैल्यूएशन? करिकुलम को इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है ना। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जिसको कक्षाओं में हम पढ़ाते हैं, जिसको पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाते हैं, तो उस करिकुलम को इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है और इवैल्यूएशन करिकुलम इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका। तो करिकुलम इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस बाय विच वी अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस एंड वैल्यू ऑफ एनी एजुकेशनल एक्टिविटी। क्या करते हैं हम? फाइंड आउट करते हैं इफेक्टिवनेस एंड वैल्यू ऑफ एनी एजुकेशनल एक्टिविटी। किसी भी एजुकेशनल एक्टिविटी, जो शैक्षिक क्रियाएं होते हैं, उनकी जो क्या वैल्यू है और क्या प्रभावशीलता हुई, इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के बाद बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इस सब को जानने, क्या प्रभाव पड़ा और वैल्यू क्या थी उसकी, जो हमने पढ़ाया पाठ्यक्रम, जो हमने बच्चों को पढ़ाया उसकी वैल्यू क्या है, उस सब को जानने के बारे में फाइंड आउट करना उस सब चीज़ को, ये कहलाता है करिकुलम इवैल्यूएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है इसको जो है हम करिकुलम इवैल्यूएशन कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक प्रोसेस of determining the extent to which the specified instruction objective previously identified and defined have been achieved. Curriculum evaluation can be defined as the systematic process of determining the extent to which the specific, हमारा जो इसको स्पेशली किस लिए हम क्या करते हैं, मतलब डिफाइन क्या है करिकुलम, उसमें करिकुलम जो है जो क्या कहते हैं इवैल्यूएशन में हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं उसको। एक अगर हम दो तीन लाइनों में अगर उसको डिफाइन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं उसको। हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एज द सिस्टमेटिक प्रोसेस, इवैल्यूएशन का मतलब क्या है करिकुलम को, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच द स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव प्रीवियसली आइडेंटिफाइड है ना एंड डिफाइंड हैव बीन अचीव्ड। जो पहले से, यानी कि हमने कुछ गोल निश्चित किए हैं, प्राइमरी हमने पहले कुछ प्रायर हमने कुछ गोल निश्चित किए हैं, उन निश्चित गोल्स को हमने कितना अचीव किया है, इसके बारे में क्या निकालना, इसके बारे में हम जो है क्या करते हैं, इसके बारे में हम जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस है, डाटा निश्चित क्या है उसके बारे में एक सिस्टमेटिक, उसके बारे में सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हमने पहले से इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए थे, वो कितने अचीव हुए कितने नहीं अचीव हुए, इसके बारे में इस जो है हमारा करिकुलम इवैल्यूएशन है। तो ये 4 लाइनों में आपको करिकुलम इवैल्यूएशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो फिर इसके 4 बेसिक क्या हैं, 4 बेसिक टाइप्स हैं इसके। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ करिकुलम, नेमली स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन, मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन, इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, पर्सनल इवैल्यूएशन। 4 टाइप के हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं इनमें क्या है। तो सबसे पहला स्टूडेंट इवैल्यूएशन, ये क्या प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग या ऑब्टेनिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, मेकिंग डिसीजन। एक तो क्या करना है स्टूडेंट्स के, हमें क्या मिलेगी इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग मतलब हमें प्राप्त होगी, ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन किसके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, कि क्या और उनके बारे में डिसीजन बनाना है हमें कि क्या लर्नर ने परफॉर्मेंस, क्या लर्नर ने क्या लर्नर की पहली परफॉर्मेंस है, क्या जब हम पढ़ा रहे हैं तब परफॉर्मेंस है और क्या उसके बाद की परफॉर्मेंस है। इस तरीके से हमें स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी हासिल करके कि क्या तो जो करिकुलम से पहले उसकी जानकारी थी, कितनी कैसी परफॉर्मेंस थी, क्या उसके दौरान रही और क्या उसके बाद रही। तो ये है स्टूडेंट का इवैल्यूएशन, है ना। और जो है अब आता है कौन सा हो गया, और यदि कोई अगर हमने जान लिया उसके बारे में, स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन जान लिया, अगर कोई कुछ हम इंफॉर्मेशन में, मान लीजिए हमें इंफॉर्मेशन मिली कि बच्चा जो है वीक है किसी चीज़ में, या स्ट्रेंथ है तो उसको और आगे बढ़ाएंगे, और वीक है तो भी उसको आगे, वीक है बच्चा तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ये होता है स्टूडेंट इवैल्यूएशन। किस चीज़ की करेंगे, उसकी नॉलेज की तो इवैल्यूएशन करेंगे स्टूडेंट्स की, किस चीज़ की इवैल्यूएशन करेंगे, नॉलेज की करें, क्या उसकी प्रायर थी, क्या अब है, और क्या हम उसकी बढ़ाना चाहते हैं, कितना हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन। इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड गेनिंग इंफॉर्मेशन। किसका? गेनिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग डिसीजन। हमने इंफॉर्मेशन भी ले ली है ना, ऑब्टेन भी कर लिया इंफॉर्मेशन को, डिसीजन भी बनाया, मेकिंग डिसीजन, तीनों तरह से करके अबाउट द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम क्या है ऑफ इंस्टीट्यूशन के, जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है ना, इंस्ट्रक्शन जो अभी मैंने अभी पहले मैं पढ़ा के हटी हूँ आपको, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, उनके प्रोग्राम क्या है उनके बारे में जानिए। कितने कितने सारे प्रोग्राम थे इंस्टीट्यूशन के, कितने सारे थे, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम अभी मैंने पढ़ाया, ऑडियो वीडियो ये सब इंस्टीट्यूशन में जितने भी मतलब हो सकते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स, ठीक है। और जो है फिर है थर्ड है हमारा प्रोग्राम इवोल्यूशन। इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन में सारी चीज़ आती है, उसके अंदर कितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, सारे को इवोल्यूशन करना, हर चीज़ का इवोल्यूशन करना। चार तरीके से करिकुलम का इवोल्यूशन करता है कि जिससे जिन जो मतलब इंस्ट्रक्शनल जो सामान है इंस्टीट्यूशन में, है ना, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम्स तभी तो होंगे जब वहाँ पर कुछ सामान होगा, साजो सामान होगा कुछ पढ़ाने का, ठीक है, तभी तो हम इवोल्यूशन करेंगे इंस्टीट्यूशन का। उस और पढ़ाई से संबंधित है तो उसमें काम आना चाहिए, यानी कि करिकुलम में काम आने वाले जितने भी इंस्ट्रक्शनल वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं, जितने भी जो मैंने पिछले वाले सेशन में आपको पढ़ाया है उन सब का इवोल्यूशन करना, जितने भी हैं, यानी कि मूवीज़ का जितने भी हैं, है ना, सारे कंप्यूटर, इंटरनेट, चलचित्र, जितने भी इंस्टीट्यूशन से संबंधित जितने भी मतलब ये तो हो गया, उससे मतलब जो इंस्टीट्यूशन के पास हैं, अवेलेबल हैं, उन सबका इवैल्यूएशन करना। जो और इंस्ट्रक्शन में जो टीचर इंस्ट्रक्शन देता है उन इंस्ट्रक्शन में उस इंस्टीट्यूशन में उस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए इवैल्यूएशन करते हैं। उस प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम है ना, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि हमें क्या और इंस्टीट्यूशन को और आगे बढ़ाना है ना, इवैल्यूएशन करेंगे ना कि और इसमें क्या हम ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, करिकुलम से संबंधित, किससे संबंधित, वो सारी चीज़ जानकारी ले ली, लेकिन करिकुलम से संबंधित हमें और क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन में, उसकी जानकारी हासिल करना। प्रोग्राम इवैल्यूएशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, नेक्स्ट आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, प्रोग्राम इवैल्यूएशन। अब प्रोग्राम कौन सा, प्रोग्राम इवैल्यूएशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड यूज इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट एनी एजुकेशनल प्रोग्राम। ये तो हमारा इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी हासिल कर ली हमने, इवैल्यूएशन कर लिया इंस्टीट्यूशन में कौन करिकुलम के बारे में, ठीक है, कौन सा करिकुलम पढ़ाया जा रहा है और कैसा करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा कि प्रोग्राम। अब प्रोग्राम यानी कि करिकुलम से संबंधित किया, हम करिकुलम का ही तो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जो है उनके बारे में गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में, एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में। अब आ गया इमोशनल, अब आ गया पर्सनल इवैल्यूएशन। अब पर्सनल इवैल्यूएशन क्या है, पर्सनल इवैल्यूएशन में है कि जो इन्फॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं, किसके बारे में, टीचर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, और जो है और अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे काउंसलर्स के बारे में, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं वो उनका इवैल्यूएशन करते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरह का उनका कार्य है वहाँ, किस तरह का उनका रोल है वहाँ पर, क्या है वो कर रहे हैं, करिकुलम को हमारे इवैल्यूएशन में कितना वो सहायक हैं, उनका भी इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि वो कितने सहायक है उसका भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन का इवैल्यूएशन, है ना। अब आ गई बात हमारी अप्रोचेस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, अप्रोचेस टू करिकुलम इवैल्यूएशन, अप्रोचेस टू करिकुलम इवैल्यूएशन। क्या अप्रोचेस होंगे टू करिकुलम, यहाँ पर लिखा हुआ है साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इंस्टिंक्ट वे ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसको हम इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। अप्रोचेस टू करिकुलम इवैल्यूएशन, है ना। अब हाँ, अप्रोचेस का मतलब व्यू पॉइंट, करिकुलम इवैल्यूएशन के प्रति किस किस तरह के अप्रोच होते हैं, कौन किस अप्रोच वाला व्यक्ति किस तरीके से इवैल्यूएशन करता है, किसका, करिकुलम का, किस अप्रोच वाला व्यक्ति जो मूल्यांकन करता, उसकी जो मूल्यांकन करता होता है उसकी क्या अप्रोच होती है जब वो किसी करिकुलम को इवैल्यूएट करता है। तो साइंटिफिक किसी की तो क्या होती है कि साइंटिफिक अप्रोच होती है, वो क्या गैदर
जब एवेल्यूशन करता है वो इस तरह से करता है कि वो इफेक्टिवनेस, वो क्या करता है कि क्या इफेक्टिवनेस है और जो है क्या प्रायर प्रोग्राम है, यानी कि वो इस तरह से सीधे सिंपल शब्दों में देख लीजिए कि जो प्रोग्राम हमारा है, यानी कि जो करिकुलम, प्रोग्राम का मतलब करिकुलम पाठ्यक्रम जो हमारा चल रहा है क्लासेस के अंदर, उसमें जो है साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में है कि वो ये देखते हैं कि डाटा इकट्ठा करते हैं और डाटा इकट्ठे किस आधार पर करते हैं कि कितने बच्चों का कितना लेवल अप रहा, यानी कि करिकुलम अच्छा है, यानी कि अगर बच्चे जो है मतलब वो क्या करते हैं कि डाटा गैदर करते हैं, क्वांटिटिव उनकी जो नजरिया जो होता है क्वांटिटिव का, कितने बच्चे इस ये करिकुलम जो पढ़ा रहे हैं कितने बच्चे इसमें पास हुए या इस करिकुलम को पढ़ के कितने बच्चों ने क्या प्राप्त किया, वो डाटा इकट्ठा करते हैं क्वांटिटिव रूप में। और ह्यूमनिस्ट्री में क्या करते हैं, ह्यूमनिस्ट्री में डाटा इकट्ठा करते हैं क्वालिटेटिव रूप में कि कितने बच्चे का डेवलप कितना हुआ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी मिली, हमारे करिकुलम में क्या क्वालिटी थी, है ना, और उसकी क्वालिटी कितनी बढ़ी, इस तरीके से। तो पहला पढ़ते हैं, थोड़ी सी दो चार लाइन और पढ़ लेते हैं इसमें। द क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट और इफेक्टिवनेस आर डिटरमाइंड प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रायर जो है और जो एग्जीक्यूशन है, यानी कि पहले क्या पढ़ा हुआ है उन्होंने और हमें अब क्या पढ़ाना है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब करिकुलम। द इवेल्यूटर्स आर ट्रेंड अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव, जो इवेल्यूटर है उनको पता होता है कि क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, क्या उनका रोल है, जिसका भी जिस चीज़ का भी एवेल्यूशन करने जा रहे हैं तो उनको तो मालूम है ना, हमें इस करिकुलम का एवेल्यूशन करना है तो हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे रोल क्या है, हमें कितना इसको एवेल्यूट करना है, हमारा रोल क्या है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूल है, एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में स्पेशली उनको पता होना चाहिए, जैसे कि डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ऑब्जेक्टिवली प्री स्पेसिफिक डिजाइन। इवैल्यूएशन क्या साइंटिफिक अप्रोच टू करिकुलम इवैल्यूएशन फोकस ऑन यूजिंग क्वांटिटेटिव डाटा, जो मैंने बताया क्वांटिटेटिव डाटा जनरेटेड बाय लर्नर्स, है ना, उनसे लिया जाता है कि आपको ये जो है कितना अच्छा लगा, करिकुलम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो कुछ तो उनका देख लिया कि उनका कुछ रिजल्ट देख लिया कैसा आया इस करिकुलम को पढ़ के, ये भी देखना होता है। लेकिन ये भी जब वो पढ़ रहे होते हैं उनसे भी क्वांटिटेटिव डाटा, कितने बच्चों ने बताया कि करिकुलम में वो पढ़ने में जो है रुचिपूर्ण है, ये जितनी भी उसकी क्वालिटी होती है करिकुलम की वो सब वो अच्छी लग रही है उनको, जो है लर्नर से वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। और दिस डाटा इज यूजफुल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड द रिजल्ट ऑफ द लर्नर, है ना, स्टैटिस्टिकल डाटा उनके पास इकट्ठा करते हैं क्या, साइंटिफिक अप्रोच में। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में आ जाती है बात, अब आ जाती है बात, ये हो गया ना, अब आ जाती है बात ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, साइंटिफिक के बारे में आ गया, अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में आइए। क्वाइट अपोजिट टू साइंटिफिक अप्रोच, अब ये साइंटिफिक अप्रोच से बिल्कुल उल्टा है, इनका कहने का क्या है तात्पर्य, द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लुक एट द इंडिविजुअल रेदर देन द नंबर डाटा, इंडिविजुअल कि इंडिविजुअली बच्चा कितना डेवलप हो रहा है और ऑल डेवलपमेंट कितना हुआ इस करिकुलम को पढ़ने के बाद, तो उनका एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, कितना बच्चा भावनात्मक रूप से जो है माहिर, मतलब भावनात्मक रूप से एबल, मतलब भावनात्मक रूप से ऊपर हुआ, मतलब अच्छा हुआ, अच्छे लेवल पाया भावनात्मक रूप से, कितना क्रियात्मक रूप से अच्छा आया, कितना जो है क्या नाम ज्ञानात्मक रूप से, उनका क्या है कि सर लेवल को देखते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट वो देखते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले, और क्वालिटी ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। लाइफ हैज मल्टीपल पर्सपेक्टिव टू इट, द क्वांटिटी डाटा अब ये जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट को देख लिया, क्वांटिटी तो केवल एक चीज़ देखती है कितना, आप उसके बीच में तो उन्होंने मान लीजिए केवल पढ़ा दिया और उसे नंबर ले लिए, लेकिन जो अदर एक्टिविटी बच्चा करता है करिकुलम में, अदर एक्टिविटी होती है, को करिकुलर एक्टिविटी आती है, करिकुलम का मतलब यही तो है सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटी, तो अदर एक्टिविटी भी तो देखनी होती है, तो वो देखते हैं कि क्या इनकी अदर एक्टिविटी, ह्यूमनिस्टिक में अदर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है, केवल उनके मार्क्स पे नहीं, क्वांटिटी ये नहीं कि उन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए करिकुलम को पढ़कर, बल्कि इनकी क्वालिटी कितनी इंप्रूवमेंट हुई, ऐसे ह्यूमन बीइंग वो कितने डेवलप हुए, इस पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंस्टिक एंड पे ऑफ। इंस्टिक क्या होता है, द इंस्टिक अप्रोच इज यूज्ड टू एक्सेस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ करिकुलम, this involves going through the details of various components of curricular design such as scope, sequence, articulation and other aspects। ये जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी ऑफ करिकुलम में पढ़ाया था वो सारे एस्पेक्ट्स को इसमें देखे जाते हैं, इंस्टिक मतलब डीपली इसको देखा जाता है, डीपली जो है ना अंदरूनी। The instinct approach not only examine the value of curriculum but also
also assess how well a given curriculum meets द वो केवल ये नहीं कि कितना पढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्टिव कितने फुलफिल किए, कितने मीट किए ऑब्जेक्ट्स को, गोल्स को कितना प्राप्त किया। यानी कि एग्जामिन द वैल्यू ऑफ करिकुलम की करिकुलम की बहुत अच्छा करिकुलम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस बच्चों ने कितना उसको वो किया, बच्चों ने कितना आत्मसात किया, बच्चों ने उसके पढ़ने के बाद में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये जाना। यानी कि हाउ वेल ए गिवन करिकुलम मीट्स द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर पाया कि नहीं कर पाया, ये इंस्टिक्ट एंड पे ऑफ में है ना। अब पे ऑफ को देख लेते हैं। इन द पे ऑफ अप्रोच, ये जो पे ऑफ अप्रोच है ये वाली, इन द पे ऑफ अप्रोच क्लियर एवोल्यूशन क्राइटेरिया आर प्रीडिटरमाइंड राइट फ्रॉम द आउटसेट। नॉर्मली इसमें क्या कि इम्पैक्ट ऑफ, अब इसमें क्या देखा जाता है पे ऑफ में कि इम्पैक्ट ऑफ करिकुलम ऑन स्टेक होल्डर्स, जैसे कि टीचर्स, parents and administration. This approach to evaluation is among the most popular in education because of the clear criteria which make data collection smooth and effective. कितना पे ऑफ किया हमने, सब कुछ लगा दिया, करिकुलम हमने बहुत बढ़िया दे दिया, सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी कर दी, सारी प्रोसेस बहुत अच्छा रहा, सब कुछ रहा, लेकिन बदले में उसने क्या दिया, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स मीट कर पाया हमारा जो करिकुलम था, है ना। जो डाटा है, क्या वो जो हमने डाटा कलेक्ट किए, क्या वो भी उतने जो है उनको अचीव हो पाए जितने हमने सोचा था। तो इस तरीके से द पे ऑफ अप्रोच इज द बेस्ट व्हेन द इवैल्यूएशन टीम नोज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू नो। वो जानते, जब ये इवैल्यूएटर जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं, है ना, क्या जानना चाहते हैं कि पे ऑफ कितना किया। कहने का मतलब है कि वो ही जानना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या रहा। तो अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो इसका मतलब कि सारी जितनी भी प्रोसेस रही हैं वो सब सही रही हैं, इनका कहने का मतलब ये है ना। और इसमें जो है इंस्टिक्ट में तो क्या है कि डील कितना प्राप्त किया, क्या रिजल्ट इसका नहीं है, कितना प्राप्त किया बच्चों ने, है ना। तो ये इसमें ये थोड़ा सा फर्क है। अब आ गया फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आर डिजाइन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, जैसे कि हम क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आर डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हेल्प इंस्ट्रक्शन इंप्रूव देयर इंस्ट्रक्शन टू हेल्प इंस्ट्रक्टर। क्या करता है फॉर्मेटिव में कि ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, ये जो इंस्ट्रक्टर है उसको हेल्प करता है क्या करने में, इंप्रूव देयर इंस्ट्रक्शन, अपने इंस्ट्रक्शन को बीच बीच में उनको जो है हेल्प करता रहता है। जो करिकुलम डिलीवर कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर, तो उन्हें बीच बीच में हेल्प करता है कि यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यानी कि कदम कदम पर उनको देखता है इंस्ट्रक्शन को। ये जो है अब क्या करता है, द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस टू मॉनिटर द वैल्यू एंड इम्पैक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस टू। और जब वो प्रैक्टिस देख रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो वो क्या करता है, फीडबैक देते हैं उनको, क्या देते हैं कि आपने अच्छा पढ़ाया तो इसको, इस इंस्ट्रक्शन को और अच्छी तरीके से पढ़ाइए, इस तरीके से। इनेबल दिस फीडबैक इनेबल इंस्ट्रक्टर टू मॉडिफाई इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी। अब जब वो फीडबैक दिया जाएगा तो इंस्ट्रक्टर जो है अपने जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन देने की जो उनकी विधियाँ प्रविधियाँ हैं, कार्यकलाप है, उनको जो है इम्प्रूव करेगा। तो इस तरीके से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आर डिजाइन टू गाइड द टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, अब आ जाते हैं समेटिव। समेटिव कैसे हैं, पहले फॉर्मेटिव में 3-4 लाइन और देख लेते हैं। ये क्या देता है कि इंसाइट, अब इसमें चार चीजें अच्छी होती हैं जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। पहला तो इंसाइट क्या देता है, टू इंसाइट इन देयर पेडागोजिकल, जो उनकी जो कंटेंट को पढ़ाने की जो विधि होती है, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस होती है, पेडागोजिकल शिक्षण संबंधित जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनसे संबंधित जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है उनके बारे में पता लगता है, टू इंसाइट, है ना, ऑन। और जो है गाइडेंस टू इम्प्रूव लर्निंग, टीचिंग मैथोडोलॉजी, लर्निंग तो बच्चे लर्न कर रहे हैं, टीचिंग मैथोडोलॉजी में गाइडेंस करना, फिर ए मीन्स ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस और ग्रोथ इन टीचिंग इफेक्टिवनेस, है ना, कि फिर टीचिंग इफेक्टिवनेस में ग्रोथ करना और टीचिंग इफेक्टिवनेस को ग्रोथ करना, है ना। ये एक साधन हो जाता है, एक मीन्स हो जाता है फॉर्मेटिव। और डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन कंसर्न द इम्पैक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। आप उन जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, डायग्नोसिस करता है कि कहाँ क्या कमी रह गई और इसको हम क्या और अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर इनका इंस्ट्रक्शन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इन पर क्या इम्पैक्ट है ना, इनको देखते हैं। अब आ जाते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन आर डिजाइन टू एक्सेस द इंस्ट्रक्टर परफॉर्मेंस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ
स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टीचिंग, यानी कि स्पेसिफिक है एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अब फोकस क्या करता है, विद द फोकस ऑन आइडेंटिफाई द इफेक्टिवनेस, क्या करता है कि फोकस करता है, आइडेंटिफाई करता है किस पर करता है, आइडेंटिफाई द इफेक्टिवनेस और इंस्ट्रक्शन। और ये क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मीट द इंस्टीट्यूशन एंड करिकुलम एक्सपेक्टेशन। समेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड ए मींस फॉर अकाउंटेबिलिटी इन नोइंग टू द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रक्टर मीट देयर ऑब्जेक्टिव, किसके, टू मीट द इंस्टीट्यूशन एंड करिकुलम एक्सपेक्टेशन, कि कितना जो है उसने इंस्टीट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव थे उनको मीट किया, और जो है कितना जो करिकुलम का एक्सपेक्टेशन था उसको मीट किया। तो ये तो एट द एंड ऑफ द सब और आल जो सारी वो हो जाती है, इवैल्यूएशन हो जाता है, तो समेटिव इवैल्यूएशन एंड में, समेटिव मतलब सारा कि कितने ऑब्जेक्टिव थे सबको, और उनको इंस्टीट्यूशन के प्रति क्या रहा, जो मैंने 4 बताए थे ना, 4 होते हैं, ये बताए थे मैंने आपको, लिखे दिए स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम, पर्सन, इन चारों चीज़ों का समेटिव होगा। चारों चीज़ों का इवैल्यूएशन देख लिया कि इनके जो ऑब्जेक्टिव थे, जो समेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स ए मींस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन नोइंग द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रक्टर मीट्स द इंस्टीट्यूशन एंड करिकुलम एक्सपेक्टेशन। क्या इंस्टीट्यूशन की एक्सपेक्टेशन थी और क्या करिकुलम की एक्सपेक्टेशन है, क्या इंस्ट्रक्टर उनको मीट कर पाया कि नहीं कर पाया, है ना। तो ये होता है समेटिव इवैल्यूएशन। अब आ गए, अब हमारे मॉडल शुरू होंगे ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन के मॉडल शुरू होंगे। कल करेंगे हम टाइलर का मॉडल्स, इसका करेंगे मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, कल शुरू होगा। टाइलर्स ऑब्जेक्टिव सेंटर मॉडल हम कल करेंगे। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अपने PYQ 2024 के। क्वेश्चन है, हो गए थे हमारे 61 क्वेश्चन है। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, हैंडबुक, कॉग्निटिव डोमेन। बुक के नाम हैं इनके, पहले बुक के नाम है, पहले कॉलम में बुक के नाम है और दूसरे कॉलम में उनके जो ऑथर हैं उनके नाम है। और बी में है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन गोल्स, हैंडबुक, सेकंड अफेक्टिव डोमेन। या तो ये तो हो गई कॉग्निटिव पहले वाली, दूसरी हो गई अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक, आपने पढ़ रखे ना कॉग्निटिव, क्रियात्मक, है ना। और जो है डेवलपिंग एंड राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, एक ये हो गई। फिर है ए टैक्सोनॉमी फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसिंग, ए रिवीजन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है यूजीसी नेट में, अगर आपको पास होना है। नहीं, ये तो खैर वो हो गई, एक तरह की वो हो गई। यूजीसी नेट में आपको अच्छे नंबर दिला सकता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से जरूर आता है। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये 4 बुक्स हो गई। अब इनके ऑथर के नाम सुन लीजिए, क्राथवो एट अल, एंडरसन और क्राथवो, ब्लूम एट अल, दवे। तो जो है, जो इनकी सही जो है, सबसे पहले टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, हैंडबुक 1, कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम एट अल की है। ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन गोल्स, हैंडबुक, सेकंड अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन किसकी होगी, ब्लूम एट अल की, क्रोथ वो एट अल की होगी अफेक्टिव वाली, और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की होगी राइटिंग एंड डेवलपिंग एंड राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्ट्स की होगी दवे की। ए टैक्सोनॉमी फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसिंग, ए रिवीजन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हो गई एंडरसन और क्राथ होगी, ये अलग है, एंडरसन और क्राथवो, है ना। क्राथवो तो वही होंगे मेरे ख्याल से, एंडरसन के साथ में हैं, तो इनकी ये है। गुथरी के अनुसार आविही नेतृत्व की कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। गुथरी के लीडरशिप वाला जो मैनेजमेंट वाला जो आपका यूनिट है, 9th यूनिट, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। जो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है स्टूडेंट, तो आप हमेशा देखिए उसको, अच्छी तरह से एक्सप्लोर कीजिएगा। एक्सप्लोर आपने पढ़ी टेक्निक, तो एक्सप्लोर करना कि कहाँ से ली गई है, गुथरी कहाँ है, उसको आप यूनिट को देख लीजिए, यूनिट को अच्छी तरह से छान मारिए,
और देखिए कि गुथरी कहाँ पर लिखा हुआ है। तो गुथरी के अनुसार आवयवी नेतृत्व की कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? दृष्टि, प्रेरणा, प्रतीकात्मक, आवयुव, अभिविन्यास। उससे संबंधित विशेषताएं देख लेना, जो विशेषताएं नहीं है उसको कट कर देना। तो इसमें जो है दृष्टि भी है, प्रेरणा भी है, आवयुव, अभिविन्यास भी है, सी नहीं है, प्रतीकात्मक नहीं है। ठीक है, अब आगे 63, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास का एक भाग नहीं है? पाठ्यचर्या में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास का एक भाग नहीं है? उपयुक्त कार्य संपादन आवयु का चयन करना, प्रासंगिक अधिगम अनुभव का सम्मेषण करना, प्रभावी शिक्षकों की पहचान करना, उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रगतिशील परीक्षण करना। तो इसमें है कौन सा पाठ्यचर्या विकास का भाग नहीं है? कार्य संपादन आवयु का चयन करना, ये भी है। प्रभावी शिक्षकों की पहचान करना, शिक्षकों का तो अलग हो गया ना मैटर। तो ये है, इसमें से जो आंसर सही है वो है सी, ये नहीं है ना। 64 क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान चार्ल्स डार्विन ने अपने कार्यों में किसकी विधि को अपनाया था? आगमनात्मक और निगमनात्मक कौन सी विधि अपनाई थी? तो बेकन की आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया था, अरस्तु की निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया था, या अरस्तु की निगमनात्मक विधि और बेकन की आगमनात्मक विधि को समेकित किया था, या फिर निगमनात्मक और आगमनात्मक विधि को पूर्णतः निराकृत कर दिया था? तो ये तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो इंडक्टिव और डिडक्टिव जो है क्या नाम विधि को जानते ही होंगे। डार्विन पढ़ा, डार्विन का विकासवाद, डार्विन की जो पढ़ी होगी आपने, बेकन को भी पढ़ा होगा, तो ये जानते होंगे निम्नात्मक विधि और आगमनात्मक विधि क्या होती है। ये है सी, इसका उत्तर हो गया सी। निगमनात्मक जहाँ पहले नियम समझाए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिया जाता है। आगमनात्मक जहाँ पहले उदाहरण दिए जाते हैं और बाद में नियम समझाया जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो जो है निम्नलिखित में से अब इसका जो उत्तर है वो है सी, अरस्तु की निगमनात्मक विधि और बेकन की आगमनात्मक विधि को समेकित किया है। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज का आधार मनोविज्ञान में है। ह्यूमन राइट्स मॉडल डिसेबिलिटी समता की बात करता है। चैरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी विकलांग व्यक्ति को एक्शन के रूप में अवगत करता है, या इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी अक्षमताओं को बोझ के रूप में मानता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी अक्षम तो बोझ के रूप में, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो जहाँ डी नहीं है वहाँ तो, जहाँ डी है वो तो बिल्कुल ही खत्म कर दो आप। तो फिर आपका जो है सी आंसर बच जाएगा। रियलिज्म मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज अक्षमताओं का ईश्वर के क्रोध से जोड़ता है। तो ये हो जाएंगे आपके चारों सही। मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज का आधार मनोविज्ञान में है। ह्यूमन राइट्स मॉडल डिसेबिलिटी समता की बात करता है। चैरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी विकलांग व्यक्तियों के अक्षम के रूप में व्यक्त करता है। तो आप जो है डी निकाल दीजिए, आपका आंसर है बी सी ओ ई, बी सी और ई, है ना, ये आपका है सही। ह्यूमन राइट्स मॉडल वाला, चैरिटी वाला और जो रिलीजियस, ये जो है कथन सत्य हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। स्कूल और विश्वविद्यालयों के प्रकार भिन्न होने चाहिए, ये किसने कहा था? इनके सामने इनके आयोग के नाम है। ठीक है, ये कथन है और इनके सामने इनके आयोग के नाम है जिन्होंने कहा था। ठीक है, तो स्कूल और विश्वविद्यालयों के प्रकार भिन्न होने चाहिए। लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में स्कूलों को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। शिक्षा राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। अधिगमकर्ता पर बोझ नहीं होना चाहिए। तो अधिगमकर्ता पर बोझ नहीं होना चाहिए, ये तो आप पहले मिला दीजिए यशपाल समिति रिपोर्ट से। और जो है और विश्वविद्यालय, स्कूल और विश्वविद्यालयों के प्रकार भिन्न होने चाहिए, ये मिला लीजिए आप विश्वविद्यालय आयोग से। ए का सेकंड मिला लीजिए आप, और डी का मिला लीजिए आप यशपाल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड, और थर्ड तो आपका हो गया। बी और सी में है झगड़ा, बी सी में कौन सा होगा? बी का लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका निभा, ये हो गई माध्यमिक शिक्षा आयोग का। बी का हो गया फोर्थ, है ना। और जो शिक्षा राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करती है, वही कोठारी आयोग की। तो आपको जो कमीशंस है, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है आपका, सेकंड यूनिट जो है आपकी है ना, जिसमें हिस्ट्री वाली सारी वो है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, हिस्ट्री वाली जो भी आपकी यूनिट है उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। उसमें आपको आयोग पढ़ने हैं, और आयोग में किन किन कथनों, जो कथन दिए गए हैं आयोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। वहीं से कथन आते हैं और पूछा जाता है कि किस आयोग ने क्या कथन दिया है। माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, विद्यालय शिक्षा के बारे में क्या
है, इस तरीके से कथन आते हैं और फिर उनके आगे आयोग के नाम लिखे रहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विषमकालिक अंत्यक्रिया वास्तविक समय में घटित होती है? नहीं, है ना, समकालिक होती है ना वास्तविक समय में, विषमकालिक तो नहीं होती। इंट्रोडक्शन, ब्लॉग चिंतनशील टिप्पणियों सहित अंत्यक्रिया, और ये बिल्कुल सही है। बी, ब्लॉग चिंतनशील टिप्पणियों सहित अंत्यक्रिया और साथ में संबंधित विचारों के अंतर्योजन की क्षमता को प्रस्तुत करता है। समकालिक अंत्यक्रिया अधिगमकर्ता को अपनी गति से और उसके समय की उपलब्धता के अनुसार अधिगम की स्वतंत्रता देता है ना। क्वेश्चन मार्क परसेप्शन एक सॉफ्टवेयर है जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों को प्रस्तुत करने का अवसर देता है। कैलीबांड मार्कर एक अंतःताना आधारित कार्य प्रवाह अनुप्रयोग है। कैलीबांड मार्कर, इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, जिसके माध्यम से रचनात्मक प्रश्नों के लिए आकलन का प्रशासन किया जाता है। तो जो आपके जो सही है वो है, गलत कथन पूछ रखे हैं ना इसमें, कथन गलत है। पहला तो है विषमकालिक अंत्यक्रिया, ये मैंने बताया था। वास्तविक समय, ये वास्तविक समय नहीं घटित होती, विषमकालिक नहीं वास्तव में, एसिंक्रोनस जिसको बोलते हैं, एसिंक्रोनस। और जो समकालिक आ रहा है जो सिंक्रोनस, तो ये जो है ये समकालिक आमने सामने एक दूसरे के साथ करेंगे तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जब हम सामने कर रहे हैं तो हम अपने अनुसार थोड़ी चलेंगे। जब एक दूसरे के उत्तर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें चलना पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से तो नहीं चल सकती ना वहाँ पर, तो ये गलत हो गया समकालिक, है ना। और जो विषमकालिक गलत हो गया, समकालिक गलत हो गया, और हो गया गलत क्वेश्चन मार्क प्रशिक्षण एक सॉफ्टवेयर है जो वो क्वेश्चन मार्क प्रशिक्षण एक सॉफ्टवेयर, इसका विवरण नहीं दिया गया है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये जो है कथन गलत है 3, और ये सही है। कैलीबांड मार्कर एक अंताना आधारित कार्य प्रवाह प्रयोग है जिसके माध्यम से रचनात्मक प्रश्नों के लिए आकलन का प्रशासन किया जाता है। कैलीबांड मार्कर, है ना। और जो है ब्लॉग चिंतनशील टिप्पणियों, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 सही हैं। 68 क्वेश्चन है, यह एक अधिगम प्लेटफॉर्म है जो एक समेकित परिवेश और एक सीमा में संसाधनों को एक साथ लाता है, जो अधिगमकर्ताओं और शिक्षकों को ऑनलाइन अंतःक्रिया करने में सक्षम बनाता है और जिसे कंटेंट डिलीवरी और ट्रैकिंग सम्मिलित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे बोलते बोलते ही आधे बच्चे को तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। SPSS, मेटा AI, स्वम आर, इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? स्वम पोर्टल को बहुत अच्छी तरीके से, जो स्वम प्लेटफॉर्म है, इसको स्वम को तो आप ICT में बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आए तो आपका छूटे ना, आपका रहे ना, उसका आप जो है करेक्ट आंसर दे पाएँ। 69 जन शिक्षा अथवा यह विचार कि कोई भी प्रत्येक व्यक्ति अधिगम कर सकता है अपनी उत्पत्ति के लिए निम्न कारणीय है। जन शिक्षा अथवा यह विचार कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो एजुकेशन पूरी कर सकता है या अधिगम कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति अधिगम कर सकता है अपनी उत्पत्ति के लिए निम्न कारणीय है। उपनिवेशवाद, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, सुधारवाद। तो जन शिक्षा का विचार है जिसमें हर व्यक्ति को सीखने का अवसर उपलब्ध हो, ठीक है, अधिकार मिले, ऐसी अवधारणा है शिक्षा। इसने ना इस अवधारणा ने आधुनिकवाद ने कि सब बच्चों को मिले ना, जैसा कि हर बच्चे को स्वयं में सिखा रहे हैं, और जो मूक्स प्लेटफॉर्म है ये सब क्या है, सब बच्चों को, तो आधुनिकता तो है, ये आधुनिकतावादी तो है। ये तर्कवाद, विज्ञान, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला है ना। इससे शिक्षा को व्यक्तिगत विकास और सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा। आधुनिकतावाद को जन शिक्षा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। आधुनिकतावाद को, उत्तर आधुनिकतावाद को नहीं, आधुनिकतावाद को। तो ये आंसर सही हो गया। 70 क्वेश्चन है, परिकल्पना के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? प्राचीन निगमनात्मक विधि का गुण कथन क्रमिक रूप से परिकल्पना द्वारा प्रस्थापित हो गया है। स्त्रो 1973 ने सिद्धांत के 6 स्तरों का वर्णन किया जिसमें परिकल्पना निर्माण प्रथम स्तर था। ये तो मुझे गलत लग रहा है। वैसे ही परिकल्पना के प्रश्न होने के लिए चर संक्रियात्मक रूप से परिभाषित होने चाहिए, ये बिल्कुल सही लग रहा है। परिकल्पना का सबसे सामान्य प्रयोग यह परीक्षण करना है कि एक मौजूदा सिद्धांत क्या एक समस्या को हल करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ना। जो है मौजूदा सिद्धांत, परिकल्पना का सबसे सामान्य प्रयोग यह परीक्षण करना कि एक मौजूदा सिद्धांत क्या एक समस्या को हल करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और नेक्स्ट है परिकल्पना अनिश्चित लक्ष्यों के अन्वेषण पर। परिकल्पना का मतलब है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। और निगमनात्मक विधि जहाँ आ रही है निगमनात्मक डिडक्टिव, इंडक्टिव डिडक्टिव, डिडक्टिव विधि का गुण है ना, प्राचीन डिडक्टिव। तो ये संक्रियात्मक मतलब का आप समझ होंगे, है ना। और जो है इन पांचों में से जो क्वेश्चन सही है वो सही है सी में बी सी डी ओ। स्त्रों ने सिद्धांत के 6 स्तरों का वर्णन किया है जिसमें परिकल्पना निर्माण प्रथम स्तर था।
आप अगर गलत हटा देंगे तो सही आपको समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है। एक तो ए इसमें गलत है, प्राचीन निगमनात्मक विधि का गुण कथन क्रमिक रूप से परिकलन द्वारा प्रस्तावित हो गया, ये गलत है एक तो, है ना। और जो है बी सी डी सही है ना, और एक ई गलत है, परिकल्पना अनिश्चित लक्ष्यों के अन्वेषण। अनिश्चित लक्ष्य थोड़े लक्ष्य होते हैं, पहले प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को लिखा जाता है, स्टेटमेंट को लिखा जाता है, तभी तो परिकल्पना बनाई जाती है, ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया। प्राचीन निगमनात्मक विधि का गुण कथन क्रमिक रूप से परिकलन द्वारा प्रस्तावित हो गया, ये गलत है, किस तरह से क्वेश्चन बना रखा है ये गलत है ना। तो ऐसे सही है आपका बी सी और डी, ठीक है, बी सी और डी सही है आपका। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके PYQ। अब 71 से स्टार्ट करेंगे हम, कल 2 दिन में हमारे ख़त्म हो जाएंगे। और एक सेशन में ऐसा भी लूँगी आपका, जिसमें मैं आपको जो पैराग्राफ्स आते हैं इनको पढ़कर और आपको सुनकर ही उनका जो है क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पे लिखना होगा। इस तरह का मैं एक वो चलाऊँगी, जो है सेशन चलाऊँगी आपका। इसके बाद में जब ये ख़त्म हो जाएंगे, प्रत्येक यूनिट के बाद में जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप शुरू हो जाएंगे PYQ खत्म होने के बाद। और एक जो है पैराग्राफ हर PYQ के बाद में जो पैराग्राफ है 24 में, मान लीजिए 24 तक में, मान लीजिए हमारे 25-30, अगर 25-30 भी पैराग्राफ मेरे पास हुए, मतलब मैंने इकट्ठे कर लूँगी, मैं इनको एनालिसिस करके इकट्ठे कर लूँगी। अगर हमारे मैं 25-30 कम से कम 30 पैराग्राफ आपको मैं जरूर कराऊंगी, 30 पैराग्राफ तो मैं आपको जरूर कराऊंगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर करने उसमें से आ जाए। आप सुनकर ही, अब कुछ ऐसी कोई बात होगी तो मैं बोर्ड पे लिख के आपको समझाऊंगी। पहले आपको पढ़ के बताऊंगी, आपको क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए बताऊंगी, है ना। सुनना आप उसको अच्छी तरह, सुनने से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर मैं शाम को कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसे डिस्कस करने की जरूरत है, या क्यों ये क्वेश्चन क्यों इसमें से छांटा गया है, क्यों इसे ही आंसर सही बनाया गया है, इस तरह की, क्योंकि जो है एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें क्वेश्चन होता है पैराग्राफ में। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और UGC नेट की तैयारी कीजिए। दिसंबर जनवरी में आपके पेपर निश्चित हो जाते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस UGC नेट के पेपर में पास हो जाओगे और जो JRF भी लोगे और जो है नेट भी क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। बाय बाय, नमस्कार, गुड आफ्टरनून।